हमने वैसे आगे मैंने भी कर लिया है। आई गेस मायरा आ गई है। चले, मायरा स्टार्ट करें। जी। 272 तक हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग causes most hypoglycemic symptoms and sorry 272 करना है। um, which of the following causes most hypoglycemic symptoms? Glimepiride. Glimepiride is a sulfonyl urea जो कि most hypoglycemic symptoms cause करता है। ये ज्यादा hypoglycemic symptoms cause कर रहा है। In diabetic insipidus, thiazide act as antidiuretic hormone which decreases, ये जीएफआर को कम करके सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है और ट्रीट करता है ऐसे डायबिटिक इंसिपिडस। 274 is risk factor for CVS is diabetes। कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर डायबिटीज भी है। 275 is reagent strip impregnated with glucose oxidase, peroxidase and orthotolidine are dipped in urine as a test for presence of glucose। ये जो रिएजेंट स्ट्रिप्स होती हैं इनके ऊपर ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज और एंड ऑर्थोटोलाइडीन ये होती हैं और इसे हम डिप करते हैं यूरिन टेस्ट ताकि हम टेस्ट कर सकें फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। द रिएक्शन इज ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगी ग्लूकोनिक एसिड में और हाइड्रोजन परऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज जो कि कन्वर्ट कर रहा है ऑर्थोटोलाइडीन इनटू ब्लू सब्सटेंस। जो जब आपने जो स्ट्रिप है वो डिप करी है यूरिन के अंदर टू टेस्ट ग्लूकोज, तो उसका जब अगर कलर ब्लू चेंज हो गया तो इसका मतलब है ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये यहाँ पे पूरा रिएक्शन बताया है। ग्लूकोज ना ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रही है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज में, और इसे हम मेजर करते हैं टू ग्लूकोज इन टैप्टीज। ये मुझे समझ नहीं आया। टैप्टीज 276 is glucose and tartaric acid cannot be detected or measured by the UV light because it shows no absorbance in this range 200 to 400। ग्लूकोज और टार्टेरिक एसिड हम डिटेक्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग यूवी लाइट क्योंकि बहुत मतलब पुअर यूवी स्पेक्ट्रम होता है इसका, और क्या कहते हैं ये इस रेंज के अंदर ना ये शो नहीं करती ना, स्पेक्ट्रम शो नहीं कर रही होती। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर इजीली डिटरमाइंड बाय यूवी लाइट। ये बेंजीन का एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है और क्या कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिपिड लाइट एब्जॉर्प्शन शो करती है, तो इसी वजह से ये यूवी लाइट के अंदर ये शो हो जाती है। 278 is determination of glucose amount in solution can be done by action of glucose peroxide oxidase colorimetric method। ये ग्लूकोज की डिटर्मिनेशन एक्शन ऑफ ग्लूकोज peroxidase और colorimetric मेथड एक होता है, उससे हम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिटरमाइन कर लेते हैं बट नॉट बाय यूवी मेथड। यूवी मेथड इसी वजह से नहीं करे क्योंकि यूवी में शो ही नहीं होगी ग्लूकोज। 279 is thyroid hormone are responsible for, thyroid hormone responsible है protein synthesis, increase करी activity of sodium और potassium ATPase pump to increase oxygen consumption और increase करी secretion of growth hormone। Increase the level of thyroid hormone as in hyperthyroidism signals the pituitary gland to stop releasing TSH। ये बेसिकली एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है जब हमारा थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म में होता है, तो वो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो स्टॉप कर दे रिलीज ऑफ TSH। इस मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। 281 is T3 and T4 are orally absorbed। T4 डोज इंक्रीज कर देते हैं प्रेगनेंसी में जबकि T3 को हम अवॉइड करते हैं। ये दोनों ना ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 282 is T4 is less potent than T3। T4 less potent है T3 से। 285 is T4 is preferred than T3 because इसका long duration of action है। 284 is euthyroid का मतलब क्या है कि पर्सन एक इंसान with a normal thyroid function। 285 is myxedema में क्या होता है डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन सिक्रीशन इन एडल्टहुड। माइक्सटेडामा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है इन एडल्टहुड।
Lithium causes and seizures may be induced by hypothyroidism. लिथियम मैं बता देती हूँ। कॉज जी मैं बता देती हूँ उसका। लिथियम कैन कॉज गॉइटर। बेसिकली लिथियम लिथियम की वजह से गॉइटर होता है। हाँ ठीक है। और उसकी वजह से जो है ना, गॉइटर में होता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म कैन लीड टू सीजर। ये मैंने अपने से पढ़ा था, क्योंकि मुझे आगे के एमसीक्यूज करने थे, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस पूरा पढ़ा था ना थायराइड्स का, तो उससे रिलेटेड है। लिथियम भी कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बोलना चाह रहे हैं। और सीजर्स भी होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, ओके तो आप इसको लिंक बना सकते हैं कि लीथम ने हाइपोथायरॉयडिज्म करा, हाइपोथायरॉयडिज्म सीजर्स करा है। और हाइपोथायरॉयडिज्म इटसेल्फ भी किसी भी वजह से होगा तो वो भी सीजर्स करेगा। इस तरह लिथियम भी सीजर्स करता है, ये बता रहे हैं। ओके 287 is levothyroxine is drug of choice in hypothyroidism. Hypothyroidism हम levothyroxine देते हैं to manage hypothyroidism, ताकि थायराइड के लेवल्स सही हो सके। हम टू 288 is exophthalmos क्या है? ये कंडीशन होती है, बेसिकली इट्स प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। इसके अंदर क्या होता है, आपकी आईबॉल जो होती है वो बल्जिंग करने लगती है, मतलब निकलने लगती है, ऐसा शो होता है। एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरप्लेजिया ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर हाइपर एक्सोथैलेमस होता है। 289 is Graves disease is a form of hyperthyroidism. ग्रेव डिजीज क्या होती है? ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रही होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और ये इसके अंदर क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। 290 thyrotoxicosis is caused by excessive thyroid excretion. थायरोटॉक्सिकोसिस कब होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो जाता है। इसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है, थायराइड हार्मोन की टॉक्सिटी हो जाती है। 291 is thyroid storm is sudden onset of thyrotoxicosis. थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइस कॉज कर देता है थायराइड स्टॉर्म। 293 is cretinism in children which iron decrease. cretinism में आयोडीन आयन डिक्रीज हो जाता है। 294 is iodine uptake in thyroid can be inhibited by high dose of Ki, by carbimazole, propyl thiouracil and estrogen do not decrease iodide uptake by the thyroid. मैं आयोडीन बताऊं? क्या जी। जी असल में पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ना, वो थायराइड की जो है ना अपटेक जो होता है ना, उसको इनहिबिट करता है। ठीक मतलब आयोडीन की अपटेक को इनहिबिट करता है। थायराइड में आयोडीन की अपटेक नहीं होने देता। इसके अलावा बाकी जो 3 ड्रग्स बताई है ना, वो तीनों भी इनहिबिट करती हैं आयोडीन को, लेकिन वो अपटेक नहीं इनहिबिट करती। उसका दूसरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली ये पोटेशियम आयोडाइड का, कि वो आयोडीन की अपटेक को इनहिबिट करती है थायराइड के अंदर लेने से। बता रहे जी 295 is parathyroid hormone is regulated by calcium level in blood. पीटीएस हार्मोन हमारे रेगुलेट होता है। अगर हमारी बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, तो कैल्शियम की डिपोजिशन होगी बोन्स के अंदर। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पीटीएस कम है तो क्या कहते हैं, कैल्शियम लेवल भी कम होगा। ये वाइस वर्सा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो ज्यादा होगा तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। 296 is vitamin D, its analog calcitriol, उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज करते हैं। सेकंड hypoparathyroidism and second hyperparathyroidism, hypocalcemia, plaque psoriasis and osteoporosis, जबकि पेरी कैल्सिटोल इन सेकंड hypoparathyroidism। विटामिन डी का एनालॉग होता है कैल्सिट्रॉल, जिसे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हम यूज कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, सेकंड में हम इसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में भी यूज कर रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया और प्लाक सोरियासिस में यूज कर रहे हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में हम पेरी वेट एक एक मिनट
मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, एक मैं बता दूं ये? जस्ट 1 मिनट। मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने पढ़ा हुआ है। जी जी बता दें, आप बता दें। असल में होता क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होता है, हमारे कैल्शियम्स ड्रॉप होते हैं। जब कैल्शियम ड्रॉप होता है तो उसके लिए हम विटामिन डी लेते हैं ताकि कैल्शियम लेवल ऊपर जाए, तो हमारा पैराथायरॉयड की कंडीशन भी ट्रीट हो। तो हम विटामिन डी के जो एनालॉग यूज करते हैं कैल्सीट्रायोल, वो हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में करते हैं। और सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि स्टार्टिंग में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कराती है और बाद में जो है ना वो हाइपर कराती है। एक होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, वो अलग है। सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अलग है। सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में इनिशियली जो है ना हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो रहा होता है, तो इनिशियली उसको ट्रीट कर देता है ना विटामिन डी, तो फिर वो कंडीशन जो है ना एग्जेजरेट नहीं होती। यह है सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक अलग बीमारी है। सही है, इट्स नॉट इट इज़ वेरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। कॉमन इन थायराइड पेशेंट्स, ये हाँ, थायराइड ये पेशेंट्स में बहुत इनिशियली कॉमन जो है। है जो ना हाइपो कम होता होता है। है, हाँ, हाँ, वो फिर हाइपो हाइपर में भी चला जाता है और हाइपर हाइपो में भी आ जाता है। हाँ, तो ये सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तक जाने से इसको रोकती है। थर्ड चीज हाइपोकैल्सीमिया का, कम कैल्शियम ट्रीट करता है। हमारे जो सोरियासिस में जो प्लैक फॉर्म हो जाता है उसको ट्रीट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की कमी होती है, उसको ट्रीट करता है। अच्छा, इसमें ये भी बोला गया है कि सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए पेरिकैल्सिटॉल भी दे सकते हैं। ये न्यू एनालॉग है विटामिन डी का, जो न्यूअर एजेंट है, जो अभी नया निकला है। कैल्सिट्रायोल पुराना एजेंट है जो इनिशियली पहले ही बहुत यूज होता था, अभी भी यूज होता है। लेकिन जो पेरिकैल्सिटॉल है जो है ना, ये न्यू एजेंट है, न्यू एनालॉग है। अच्छा मायरा अगर आ जाती है तो कर ले, नहीं तो मैं इसको 300 तक करा भी सकती हूँ। आ गई हैं वो। जी। चले मायरा आप बताएं। 299 is propranolol is not used in, 97, नहीं 97, 298 तो 298 बीटा ब्लॉकर 97। propranolol for tremors and thyrotoxicosis। propranolol ना सिम्टोमेटिक टेकिकार्डिया और ट्रेमर्स को ट्रीट कर रही होती है इन थायरोटॉक्सिकोसिस। प्रोप्रानोलॉल इज नॉट यूज्ड इन हाइपोथायराइडिज्म बट इट इज यूज्ड इन हाइपोथायराइडिज्म। इसे हम हाइपोथायराइडिज्म में यूज नहीं करते, इसे हम हाइपोथायराइडिज्म में यूज करते हैं ट्रेमर्स में। 2 T4 सिम्टम्स कॉल डॉक्टर। ये मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। T4 सिम्टम, ये थायराइड हार्मोन के T4 के सिम्टम्स आएंगे तो हमें कॉल करना पड़ेगा डॉक्टर को। वाई? अच्छा, मैंने भी ये इसलिए छोड़ दिया था, मैंने कहा ये जिसका होगा वो करेगा, मैं इससे यही पूछूंगी। मैंने इसको सर्च नहीं करा। ये मुझे, मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला ये। अच्छा, मैंने टी कुछ सर्च फोर भी मतलब नहीं करा कि था। थायरोक्सिन होता है ना, और थायरोक्सिन देते हैं उसमें हाइपो में। T4 की नहीं नहीं, सिम्टम्स बोलते हाइपर हैं। में, हाइपर में देते हैं। और हाइपर वो इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है वैसे, क्योंकि ड्रेस्टिकली वेट लूज होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, पता नहीं, अब मैं तुक्के लगा रहा हूँ, लेकिन ये हाइपर में होता है वैसे। अच्छा, ये लोग मतलब मैंने जब सर्च तो नहीं करा, लेकिन ये है कि थायराइड स्टॉर्म जो होती है ना, वो एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है। जी ये जी उसकी ऐसा बात ही हो है रहा है, ये। ये उसकी आपका बात हो रही है, वेट ओवर ऐसे एक्टिव गिरता है, थायराइड। मतलब कि एक दिनों में ना, आपका वेट बहुत गिर जाता है। उसमें जरूरत होती है कि आप डॉक्टर को कॉल करो, एकदम से ब्लड प्रेशर हाई होता है, एकदम से हमारा फीवर बढ़ जाता है, एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाती है। और अगर हम स्वेटिंग हो इसको जाती है, ट्रीट नहीं ट्रेमर्स आ करेंगे जाते तो हैं। हम लोग जो है वो मर सकते हैं। तो अगर ये उसकी बात हो रही है तो वो ओवर एक्टिव थायराइड की बात हो रही है, बहुत ओवर एक्टिव थायराइड। लेकिन T4 क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए टर्म? इसको मार्क कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं देख लूंगा। जी। नेक्स्ट मिस मिस किसने करने हैं? मेरा हो गया 300, मैं कर लेती हूँ। आगे मेरा रह गया था ना 370 पर थी मैं आपके 30 रहते थे शायद, हाँ, 30 मैडम या मैं कर लेती हूँ, मैडम मैं कर लेती हूँ 400 टू ऑनवर्ड, ठीक है, आप कर लें क्योंकि क्योंकि मैं आपको जाना होगा ना फिर। सकती हूँ अभी, तो जी जितने जी, आधे घंटे में कवर हो जाते हैं मैं आज करवा लेती हूँ, बाकी कल। चले ठीक है, आप कर लें पहले। 400 मैं अपने 30 बाद में करा दूंगी। 400 ठीक से स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक। हाँ जी, 401 से। ठीक है। विटामिन एच आल्सो कॉल्ड बायोटिन, इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर इन हेयर। बेसिकली जो ये बायोटिन है ये मेटाबोलाइज करता है अमाइनो एसिड को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को बॉडी में। तो इसलिए, और इसके अलावा काफ़ी सारी स्किन प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, और ये नेल्स को और हेयर को स्ट्रेंथन भी करता है। तो ये यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर एंड हेयर। Vitamin K1 phytonadione 402. Vitamin K1 phytonadione used in treatment of hemorrhage.
तो ये हमें पता ही है कि जो हिमरेज है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, और जो विटामिन के है वो मतलब ब्लीडिंग के लिए यूज होता है। ये क्लॉट मतलब क्लॉट उसको क्लॉट बनाता है ब्लड का, या उसको मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। और जो K2 है वो है, यहाँ पे मेनाडायोन लिखा हुआ है लेकिन ये मीना क्यू नॉन है, जो इसकी है ना लारा की जो मतलब वो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ऑप्शन है तो उसमें मीना लिखा हुआ है। डायोन हाँ जो है जी, ना गलत है, ये मीना डायोन जो है ना विटामिन K3 होता है। ये मीना क्यों हाँ नॉन। जी बिल्कुल, विटामिन K3 मेनाडायोन है। हम्म। ये मेनाक्योन K2 है, और इसका जो रोल होता है वो इम्प्रूव करता है बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ को, विटामिन K2। नेक्स्ट 403, मिनरल ऑयल impairs विटामिन K absorption, ऑयल स्किन नॉट ओके। मिनरल ऑयल बेसिकली जो फैट soluble विटामिन होते हैं लाइक A, D, E एंड K, उनकी अब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं। लेकिन जो ये अगली लाइन है ना, ऑयल स्किन नॉट ओके, ये मुझे नहीं समझ आया ये क्यों इन्होंने लिखा मैं हुआ है। यही जानना चाह रही थी, तो अगर मिनरल ऑयल आप बेसिकली क्रीम्स वगैरह में होता है जो हम अप्लाई करते हैं टॉपिकली। तो विटामिन K की एब्जॉर्प्शन को वो खराब करता है। अब अगर ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं आप, तो ये तो इंटरनली भी एब्जॉर्ब होता है ना विटामिन K। तो वो अंदर कैसे जा रहा है? तो ये ऑयली स्किन कहाँ से आ गया? ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था सनराइज ग्रुप में। मैंने MCQ करे थे कुछ, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बता दे, कोई सही बंदा, कि ऑयल स्किन का ये इसलिए बोला जा रहा है कि ऑयली स्किन वाला ऑप्शन जो है इसको हम लोग को करेक्ट नहीं करना है, कि ऑयली स्किन की वजह से इम्पेयरमेंट हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो इस तरह का कुछ होगा। मुझे यही समझ में आया था सुन के। इसको मार्क कर दें और इसको पूछ लीजिएगा सब कि ऑयली स्किन का क्या इसमें रोल है ये, या MCQ इस मिस तरह ये से है। है कौन सा, मुझे तो समझ ही नहीं रहा। 403 है, मिनरल ऑयल इम्पेयर्स विटामिन K एब्जॉर्प्शन, ओके। ऑयल स्किन नॉट ओके। तो ये मिनरल ऑयल तो जो है ना विटामिन K की एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देता। ये पॉइंट तो हो गया। अब ऑयल स्किन नॉट ओके मतलब ऑयली स्किन की वजह से एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रही है तो अ, हमारे स्किन में तो एब्जॉर्ब नहीं होता ना विटामिन K, तो इंटरनली होता है। या फिर ये किसी क्रीम की बात तो कर रहे हैं कि उससे विटामिन K हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अगर हम जो है वो मिनरल ऑयल के साथ यूज करेंगे, ऑयली स्किन के ऊपर यूज करेंगे, कुछ भी XYZ नहीं पता। चलो मैंने मार्क कर ली। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, इसको मार्क कर लें। आगे है नेक्स्ट 404, विच कैल्शियम फॉर्म इज नॉट गिवन एज ओरल सप्लीमेंट। इसमें यहाँ दो आ जाते हैं, कैल्शियम लैक्टेट एंड ग्लूकोनेट। ये बेसिकली लेस कंसनट्रेटेड फॉर्म्स होती हैं तो प्रेसिपिटेट बना देती हैं। तो जो ओरली कैल्शियम का सप्लीमेंट यूज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है ओरल सप्लीमेंट में। नेक्स्ट 405, विच विटामिन काज ट्रेटोजेनिसिटी। विटामिन ए। विटामिन ए ट्रेटोजेनिसिटी काज करता है, सो ये हम प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है इन हाई डोजेस। बाकी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेल। 406, कॉड लिवर ऑयल एंड फिश ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड डी। ये दोनों विटामिन जो होते हैं वो ये कॉड लिवर ऑयल फिश ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। 407, काउंसलिंग फॉर एंटी डैंड्रफ इज सेलेनियम इज साइटोटॉक्सिक। सेलेनियम जो होती है ये एंटी डैंड्रफ में मतलब एज ए कंपोनेंट यूज होता है शैम्पू में। तो लेकिन अगर ये हाई डोज में होगी तो ये साइटोटॉक्सिसिटी काज करती है। नेक्स्ट 408, जिंक डेफिशिएंसी लीड्स टू पुअर वाउंड हीलिंग। इट काजेज ग्रोथ रिटार्डेशन, हेयर लॉस, नोजिया एंड एपिटाइट लॉस। अगर जिंक कम हो जाएगा तो जो स्कार फॉर्मेशन होती है, जब वाउंड हीलिंग होती है तो वो रिड्यूस कर जाती है। और जिंक डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स आती हैं वो ये ग्रोथ रिटार्डेशन, हेयर लॉस, नोजिया और एपिटाइट लॉस आते हैं। इसमें जो ये एपिटाइट लॉस है ना, ये इसकी फर्स्ट सिम्टम है जिंक डेफिशिएंसी की जो अपीयर होती है। नेक्स्ट है 409, टॉक्सिसिटी ऑफ मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेथनॉल जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है इनटू टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी आती है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मेथनॉल की वजह जो एथनॉल है वो इस तरह से सेफ है कि वो उसकी जो मेटाबोलाइज है वो थोड़ा टाइम लेती है, मतलब टेक्स लॉन्गर टू मेटाबोलाइज। नेक्स्ट है 410, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाय डिक्रीज इन पोटाशियम लेवल। ये हम सबको पता है कि हाइपोकलीमिया होएगा तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होएगी, इंक्रीज कर जाएगी। 411, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, नॉट इफेक्टिव हेमोडायलिसिस, नॉट रिकमेंडेड कार्डियो कन्वर्शन। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में मतलब जो डायलिसिस होएगी वो भी इफेक्टिव नहीं होएगी, और कार्डियक कन्वर्शन इसमें मेरे ख्याल जो हीमोडायलिसिस में क्योंकि ये डायलिसिस में जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये जो लेवल होता है इनका सोडियम पोटाशियम के थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो शायद उसके मुतालिक बताया हुआ है एक्चुअली, लेकिन मुझे इसकी क्लियर समझ नहीं आई इस लाइन की। मेरे ख्याल में ये शायद उससे ये कह रिलेट रहे कर हैं रहा है। कि डाइजोस्टिन टॉक्सिसिटी में अगर हम हीमोडायलिसिस करेंगे
तो उसका कोई असर हाँ नहीं होगा, मतलब डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट नहीं करेगा। और ना ही हम कार्डियो ठीक। कन्वर्जन को जो है सजेस्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में। इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि डाइजॉक्सिन देना बंद कर दें फौरन, और उसकी जगह लाइडोकेन या फिनाइटोइन दे, और एक एंटीडोट इसका है इम्यून फैब, वो दे, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, जो इसमें जो फिनेटॉइन भी है ना, ये भी बेसिकली सप्रेस करता है डायजॉक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर ऑटोमेसिटी को। इसमें क्या होता है, जो मतलब कार्डियक सेल्स की स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शंस रिएक्शंस होते हैं ना, उसको ये डायजॉक्सिन इंड्यूस्ड, उसको फिनेटॉइन स्टॉप करता है। और इसके अलावा इसमें एंटीडोट इम्यूनोफेब भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 412, विच हैज नो इफेक्ट ऑन डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एक्यूट हेमोडायलिसिस। ये भी मेरे ख्याल है ऊपर से रेलिवेंट है, हाँ, जिसमें था कि नॉट कोई इफेक्टिव असर नहीं हेमोडायलिसिस। होगा, मतलब डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में वो अपनी जगह रहेगा। हाँ जी, मतलब वो इफेक्ट ठीक है। नेक्स्ट है 413, मोस्ट काज डायऑक्सिन टॉक्सिसिटी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रेसिपिटेट बना देगा, और जो वेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया काज करता है, तो इस वजह से कहाँ गया, हाँ, डायऑक्सिन की टॉक्सिसिटी काज करता है बाय ड्रग्स इंड्यूस इट्स मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग डायऑक्सिन की मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती हैं, वो भी डायऑक्सिन को अफेक्ट करती हैं। इसमें एक एग्जांपल है मैक्रोलाइड्स की। मैक्रोलाइड्स क्या करते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, मेटाबोलाइज करवाते हैं, और इसकी अब्जॉर्प्शन, मतलब उसका फिर जो लेवल, उसकी जो अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब कंसंट्रेशन होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 415, डायऑक्सिन डोज डिपेंड्स ऑन रीनल ब्लड फ्लो। डायऑक्सिन की डोज रीनल ब्लड फ्लो पर डिपेंड करती है। तो अगर रीनल फ्लो इम्पेयर होएगा तो हम डायऑक्सिन की डोज को रिड्यूस कर देंगे रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट में। नेक्स्ट है 416, लीड्स टू काज हाइपोक्लेमिया। डायऑक्सिन हाइपोक्लेमिया काज नहीं करती, हाइपोक्लेमिया की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी जरूर होती है। इसके अलावा डायऑक्सिन, हाइपरकैलेमिया कॉज करती है। अच्छा नेक्स्ट है डायऑक्सिन इन हार्ट फेलियर इंक्रीज। जी जी, हाइपरक्लेमिया काज करती है डाइजॉक्सिन हाइपरकैलेमिया कॉज डायऑक्सिन। करती है। हाँ जी, हाइपरक्लेमिया काज करती है। और ये भी जो हाइपरक्लेमिया का जो इसका इफेक्ट होता है ना डायऑक्सिन का, ये भी एसोसिएटेड विद एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब ये भी रीनल फेलियर से ही एसोसिएट करता जी। है। नेक्स्ट है 417, डायऑक्सिन इन हार्ट फेलियर इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। इसमें भी जो इंट्रासेलुलर जो सोडियम लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स काज करवाता है, तो इसकी जो कंट्रैक्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 418, विच इज नॉट एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। इसमें है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसका मुझे बता दें, इसका मुझे नहीं समझ आया, ये इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन का इससे क्या है लेना देना डिजिटैलिस से। इसमें ऑक्सीजन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, कम मतलब कंजम्पशन होती है। नहीं, ऑक्सीजन की कंजप्शन ही ना करेगा। ये मतलब कि वो बताया उसका इफेक्ट वही आएगा ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा, कार्डियक आउटपुट आएगा। तो ऑक्सीजन का तो उसमें नहीं है ना कुछ भी। ठीक। बेसिकली ऑक्सीजन डिजिटलिस का कंजप्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ऑन द सोडियम पोटेशियम एटीपेस ऑफ द मायोसाइट्स it reversibility inhibits the ATPase, resulting in increased intracellular sodium level. The buildup of हाँ, intracellular sodium level leads to a shift of sodium extracellularly through another channel in exchange of calcium ions. तो ये इस तरह से जो है वो करता कैल्शियम। है, क्या कहते हैं, इसकी जो हार्ट रेट जो होता है ना, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट अगर दे रहा है, तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ा रहा है, तो इस तरह से अपना इफेक्ट देता है। नहीं, नहीं तो बट ये तो लिखा ऑक्सीजन हुआ है ना, नोट की एक्शन। नॉट एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। नोट एक्शन है ना। अच्छा, आइनोट्रोपिक है ना, आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन, किस तरह से लिंक बन रहा है इसका देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसको, मैं तो इसको इसी तरह से पढ़ लिया था, नोट तो मैंने पढ़ा ही नहीं इसका। मैं देख के बता दूंगी, इसको अच्छा मार्क नेक्स्ट। कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन डिमांड कम कर देता है डिजिटॉक्सिन ना, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंजम्पशन का कोई रोल नहीं है, बस ऑक्सीजन डिमांड कम कर देता है डिजिटलिस। हाँ, उसकी नीड कम कर देता है, ऑक्सीजन फिर इजीली ट्रांसफर हो रहा होता है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, मे बी ये होगा। हम्म सही। हम्म चलो next। अच्छा नेक्स्ट है 419,
Corticosteroids regulated by ACTH. ACTH बेसिकली हार्मोन है, अडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन से रिलीज होते हैं बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इससे रेगुलेट होते हैं, जैसे कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट 420, एस्थमा इज नॉट एक्सेसरबेटेड बाय एस्ट्रिज ऑन वॉट एंड हॉट एयर। ये एस्थमा के मतलब इंड्यूसर नहीं है, इसको ट्रिगर नहीं करते। इसमें जो एस्ट्रिज ऑन वॉट है वो तो हम एज ए डिप्रेशन एंजाइटी में यूज किया जाता है, तो हॉट एयर भी इसका इसको एक्सेसरबेट नहीं करता। पोटेंट एस्थमा इंड्यूसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज सेलिकॉक्सिब। जो एनसेड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो एस्थमा को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है 421, all may predispose asthma except sertraline. all may predispose asthma मतलब कि कुछ ड्रग्स होंगी जो कि अस्थमा को रिकरेंस काज करवाती हैं, तो इसमें भी बीटा ब्लॉकर्स भी आ जाते हैं जो इसको ट्रिगर करवाते हैं। लेकिन जो ये SSRI है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये इसकी रिकरेंस नहीं काज करवाता। वन इज रॉन्ग, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर रेगुलरली टू प्रिवेंट अटैक्स, तो बीटा ब्लॉकर तो हम ले नहीं सकते, वो तो मतलब इसको ट्रिगर करवाते हैं, तो ये रॉन्ग है, उसको डालिए। 423, इन अस्थमा ऑल ऑफ एक्सेप्ट इन ये आवाज खराब हो रही है, आप अपने कनेक्शन चेक कर लें। कैटेकोलामीन। वो मुझे भी लग रहा है इनकी आवाज का, मुझे लगा मेरा नेटवर्क और भी खराब इसी है। तरह से हो रहा होगा, आपकी जो आवाज है ना हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा अपने डिस्टॉर्शन हो रही है कनेक्शन ना, चेक आवाज कर रुक लें। रुक के आ रही है। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे पानी में मुंह डाल के बात कर रहे होते हैं ना। हाँ हाँ, वही ना, बिल्कुल मुझे भी ऐसे लग रहा था। इसका रीजन ये है कि आप बहुत तेज बोल रही हैं, थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगी तो फिर वो सेंटेंस क्लियर डिटेक्ट करेगा। ये आप वर्ड्स बहुत फास्ट बोल रही हैं। हाँ, वो 5G से भी स्पीड से है ना। हाँ जी, स्टार्ट करें। जी जी, थोड़ा सा स्लो बोले ताकि वो डिटेक्ट कर सके आपकी आवाज को। 422 हो गया, 422 हो गया ना। जी 423, in asthma all of the following happen except increase cyclic AMP, कैटेकोलामिन एंड 5-HT। इसमें जो एस्थमा में कैटेकोलामिन्स का रोल नहीं होता, मतलब वो रिलीज नहीं होते क्योंकि वो हमारे स्ट्रेस में होते हैं। डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये कैटेकोलामिन्स में आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें 5-HT स्ट्रेटोन का भी कोई रोल नहीं है। और जो ये इंक्रीज साइक्लिक एम्पी नहीं होता, बेसिकली जो इंक्रीज साइक्लिक एम्पी होता है वो तो ब्रोंकोडाइलेशन काज करता है, तो इसलिए अस्थमा में ये चीजें नहीं होती। आगे है, नेक्स्ट है 424, इन अस्थमा व्हाट इज नॉट एक्टिव। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, वही सेरोटोनिन का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये एक्टिव नहीं होता इसमें। 425, यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अस्थमा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। assured that more drug is inhaled into the lung than swallowed। तो मतलब जब हमने कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करना है तो इसमें उसके मतलब हमने क्या चीज बेस्ट है, वो यही कि वो ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग है वो हमारी लंग्स में पहुंचे। 426, prostaglandin group related to fatty acids, its synthesis is decreased by NSAIDs। NSAIDs का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे एक्ट करते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, बेसिकली ये लार्ज फैमिली होती है ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, जो कि एराकिडोनिक एसिड से ड्राइव की जाती है। नेक्स्ट आ गया 427, COX-1 enzyme is available in all tissues. It is involved in producing prostaglandins, regulates cellular housekeeping functions such as gastric cytoprotectin and vascular hemostasis। ये जो COX-1 एंजाइम होता है, इस ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो रोल होता है वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिन के तौर पर होता है, साइटोप्रोटेक्टिंग और वेस्कुलर हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट है 428, COX-2 is only present in inflamed tissues। जो इन्फ्लेम टिश्यूज है उनमें COX-2 प्रेजेंट होएगा। इसमें जो मेनली टिश्यूज आते हैं उसमें ब्रेन, किडनी, बोन वगैरह आ जाते हैं जहाँ पे COX-2 प्रेजेंट होता है। 429, इन हाई डोज सेलिकॉक्सिब ब्लॉक COX-1। ये COX-1 नहीं है, यहाँ पे COX-2 होएगा। जो सेलिकॉक्सिब है वो COX-2 को ब्लॉक करती है 429 में। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है। लेकिन हाई डोजेज में COX-1 को भी जाके बाइंड कर लेती है। हाँ, हाई डोज में वैसे तो ज्यादा तो मेनली इसका COX-2 ही लिखा हुआ था, जो जो करेक्शन थी उसमें भी इसको काट के मिलॉक्सिकेम किया हुआ है वहां पे, कि मिलॉक्सिकेम अच्छा। का हाई डोज लिखा हुआ है MCQ में। हम्म।
क्या करें? सही है, मतलब हाई डोज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ जी, तो हाई डोज तो लिखा है, तो लेकिन करेक्शन में उन्होंने यहाँ पे काट के मिलोक्सिकिम किया हुआ है, सेलिकॉक्सिब को काटा हुआ है। वैसे मैंने जो सर्च किया था उसमें भी ये कॉक्स 2 पे ही था, शायद हाई डोजेस ये में जाके मिलोक्सिकेम का ही है कुछ, की कोई मिलोक्सिकेम जब भी देते हैं वो लो डोज में देते हैं, तो जब हाई डोज में जाएगा तो वो फिर मेरे ख्याल से जो मिस विजिहा कह रही है ना कि वो कोक्स 2 को भी जाके करेगा, वो मिलोक्सिकेम का स्पेसिफिकली हो सकता है। मैंने इसके अंदर देखी हूँ रिसर्च पेपर में ये इसमें कह रहे हैं कि इरिवर्सिबली इनहिबिट्स बोथ COX-1 एंड COX-2 बट हाँ, मोर। वो हाई डोज पे करेगा ना। हाँ ये COX-1 पे तो भी कर लेता है। हाँ ठीक है। हाई डोजेस पे करते हैं ना। लेकिन ज्यादा दोनों COX-2 को करता है ना और हायर। हाँ तो इस वजह से जो है वो स्पेसिफिकली, एक तो रिकॉल्स भी है वहाँ पे ये, मिलोक्सिकेम है। और ये जब COX-1 पे करते हैं ना तो ये स्टमक इरिटेशन और अल्सर वगैरह भी इसी वजह से हो जाता है, ये बात करते हैं, इसको सेलिकॉक्सिब के ठीक से पढ़ हाई लेते हैं, डोजेस की वजह से। समझ में आ जाएगा। क्योंकि नहीं, वो कॉक्स मैं 1 तो की एक वजह ही रिसर्च से, पेपर देख के कॉक्स 2 बता रही की हूँ ना, वजह तो से दो नहीं लाइनें होता। पढ़ के इसको ठीक से पढ़ूंगी तो समझ में आ फिर जाएगा। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। आगे है 430, विच वन हैव सल्फोनामाइड एलर्जी। सेलिकॉक्सिब, इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर में सल्फर ग्रुप होता है, तो इसलिए इसमें सल्फोनामाइड एलर्जी होती है। 431, सेलिकॉक्सिब डज नॉट इफेक्ट थ्रोम्बोक्सेन, इट हैज नो इफेक्ट ऑन क्लॉटिंग प्रोसेस। थ्रोम्बोक्सेन बेसिकली क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो जब इसका इसके ऊपर ही इफेक्ट नहीं है तो इसका क्लॉटिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। 432, celecoxib in low dose. Celecoxib and meloxicam, which has the lower risk for GIT bleeding. It is decreased prostaglandin and decreased spironolactone. So they are the safest analgesic can be used in peptic ulcer. लो डोजेस में ये GIT के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम काज करती हैं, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर के केसेस में भी ये दोनों सेफेस्ट एनाल्जेसिक्स के तौर पर यूज होती हैं। 433, which one is not through COX? ट्रेमोल। ट्रेमोल हमें पता है ओपियाइड एनाल्जेसिक हैं जो कि म्यू रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं, और सीरोटोनिन और नोर अड्रेनालिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, इनका कॉक्स पे कोई रोल नहीं होता। 434, लीस्ट इफेक्ट ऑन COX-1, पैरास्टामोल। पैरास्टामोल का भी COX-1 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, या लीस्ट इफेक्ट है नहीं होता। 435, NSAIDs लीस्ट इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इस पे COX-2 का वही जिस तरह पीछे बात चल रही थी सेलिकॉक्सिब की कि उसकी GIT डिस्टर्बेंस को कम काज करता है, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए वो GERD में भी मतलब मतलब उसका इतना रोल नहीं होता। GERD मतलब लीस्ट इफेक्ट है, मतलब नहीं काज करवाता वो। 436, विच NSAID काज लीस्ट GIT अपसेट। मिलोक्सिकम, इसमें मिलोक्सिकम भी आ जाएगा, सेलिकॉक्सिब भी आ जाएगा। नेक्स्ट है 437, नेप्रोक्सन सेफेस्ट NSAID फॉर हार्ट ट्वाइस डेली। यहाँ पे वैसे ट्वाइस डेली लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक जगह ये हमदी के जो शायद 800 रिकॉल्स हैं वहाँ पे मैंने एक जगह पढ़ा हुआ है कि नेप्रोक्सन जो है वो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 13 या फिर 14 आवर्स होती है, तो इसको हम वंस डेली भी ले सकते हैं, मतलब वंस डेली इसकी डोज बनती है। यहाँ पे इन्होंने हार्ट के लिहाज से बात की तो ट्वाइस डेली इसकी डोज लिखी हुई है, तो वैसे तो नेप्रोक्सन मोस्टली मेरे वंस डेली ही ली जाती है। डोज पे हाँ डिपेंड करता है। हाँ, दे डोज सकते पे भी हैं, ट्वाइस डिपेंड। अ डे दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेन एज वेल। हाँ जी। नेक्स्ट है 438, टीनोसाइनोवाइटिस। टीनोसाइनोवाइटिस बेसिकली ये जो टेंडन शीथ होती है उसकी पेनफुल इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। सो इफ देयर इज नो पैरास्टामोल सो आइबुप्रोफेन इज यूज। तो अगर पैरास्टामोल से भी मतलब हम यूज कर सकते हैं, अगर पैरास्टामोल है तो हम आइबुप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं। 439, एस्प्रिन इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। एस्प्रिन का रोल होता है थ्रोम्बोक्सिन मतलब A2 पे एक्ट करती है, तो इस वजह से ये क्लॉटिंग को इनहिबिट करती है और चला। फिर ब्लीडिंग काज करवा सकती है। नेक्स्ट है 440, व्हाट इज नॉट कॉमन विद एस्प्रिन अलोन बट हैपन व्हेन यूज्ड विद डाइपारिडामोल। अर्टिकेरिया। एस्प्रिन को अगर हम अकेले यूज करेंगे तो फिर अर्टिकेरिया मतलब बेसिकली अर्टिकेरिया स्किन रिएक्शन होता है, साइड इफेक्ट है, तो ये एस्प्रिन का मतलब इतना ज्यादा कॉज नहीं करवाता, लेकिन अगर हमको डाइपारिडामोल है वो भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, तो अगर हम उसके साथ दोनों ये कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो फिर जो ये साइड इफेक्ट है अर्टिकेरिया का तो ये ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है 441,
कीटोप्रोफिन इज प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। कीटोप्रोफिन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। इस तरह ब्रूफन भी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। और ये जो कीटोप्रोफिन है ये शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये भी कॉक्स 2 पे ही एक्ट करता है। और एनाल्जेसिक ड्रग यूज होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में। नेक्स्ट है 442 लॉन्गेस्ट एनसेड। पायरोक्सिकम, मिलॉक्सिकम, नेप्रोक्सिन एंड सेलिकॉक्सिब, ये हमारे लॉन्गेस्ट एनसेड हैं जिनका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट है 443 इपोप्रोस्टिनोल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। It is a prostaglandin member of eicosanoid family of lipid molecule. It is effective vasodilator. ये जो इपोप्रोस्टिनोल है ये प्रोस्टासाइक्लिन है बेसिकली, ये भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देती है, और ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन मेंबर है ऑफ द इकोसाइड फैमिली का। और ये जो वेजोडाइलेशन काज करती है, इसका जो वेजोडाइलेटर इफेक्ट है तो ये यूज होता है इन पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में। मतलब उसमें ये मतलब उसके ट्रीटमेंट में इसका ये जो वेजोडाइलेटर इफेक्ट है ये काम आता है। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, PAH। नेक्स्ट है 444 ऑल ट्रू अबाउट इपोप्रोस्टिनोल एक्सेप्ट इट इज गिवन ओनली एज IM। इपोप्रोस्टिनोल जो मैंने ये सर्च किया है वो हम IV के थ्रू दिया जाता है, और इसके अलावा जो इसका मेन रूट है वो कैथेटर इंसर्ट करके बॉडी में कैथेटर के थ्रू ये दिया जाता है। इसके अलावा कुछ है जो हम IV के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो ओनली IM है ये नहीं है, ठीक है इसका। नेक्स्ट है 445 डोनारूबिसिन इज एन एंथ्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक है और वेरियस टाइप ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, लाइक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है 446 SIAST। ये सियाडो सिंड्रोम है ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन कास्ड बाय विच ड्रग, कार्बामेजिपिन। ये जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन है, इसको डिफरेंट ड्रग्स काज करती हैं। इसमें कार्बामेजिपिन भी है, इसके अलावा एनसेड, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स और थायाजाइड और लाइक डायूरेटिक्स वगैरह। और इसके अलावा जो ये वेजोप्रेसिन एनालॉग्स होते हैं ये भी मतलब ये सिंड्रोम काज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ADH की जो सिक्रीशन होती है वो रिलीज हो जाती है, और बॉडी में टू मच ADH, बॉडी ADH को क्या करती है, ज्यादा बनाती है। नेक्स्ट है 447 पैरास्टामोल एंटीडोट इज N-acetylcysteine और ग्लूटाथायोन। N-acetylcysteine जो है वो हम जब पैरास्टामोल की हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है पैरास्टामोल, तो N-acetylcysteine हम इसके एंटीडोट में यूज करते हैं। ये बेसिकली बॉडी का जो हेपेटिक ग्लूटाथायोन पूल है उसको ये क्या करता है, रिस्टोर करता है। ग्लूटाथायोन जो है, या फिर हम ग्लूटाथायोन देते हैं, ठीक है, ताकि वो रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट है 448 पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी नॉट ट्रू। एसिटाइलसिस्टीन इज नॉट इफेक्टिव इन फर्स्ट 8 आवर आफ्टर टॉक्सिसिटी। इसमें जो ये जो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें जो एसिटाइलसिस्टीन है वो फर्स्ट 8 आवर्स में दी जाती है, ठीक है। उसका जो इफेक्ट होता है वो फर्स्ट 8 आवर्स में होता है। तो इसमें जो ये वाला है 448 वाला वो कह रहा है कि नॉट ट्रू, इसमें है इज नॉट इफेक्टिव, ये गलत है। ये इफेक्टिव ही फर्स्ट 8 आवर्स में होती है आफ्टर टॉक्सिसिटी। इसमें ये जब 100% जो अपना एफिकेसी है ना ये उसको ट्रीट करती है। अगर हम विद इन 8 आवर्स दे देंगे इसको, 100% उसको ट्रीट कर देगी पैरास्टामोल इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी को। नेक्स्ट है 449 लीस्ट यूज्ड इन TB अजिथ्रोमाइसिन। सो TB के ड्रग्स का हमें पता है उसमें जो सबसे लीस्ट यूज है वो अजिथ्रोमाइसिन का है। 450 पैरास्टामोल मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी इज ड्यू